हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कमला दास की पोएम द डांस ऑफ द यूनिक के एमसीक्यूज। और ये रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है तो बहुत ध्यान से आपको वॉच करना है क्योंकि सभी के लिए हेल्पफुल है। ये इसमें जो भी क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं ना, लगभग ये समझ लीजिए इस वर्क से रिलेटेड सारे ही आ गए। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले। कमला दास की द डांस ऑफ द यूनिक जो है फर्स्ट पब्लिश हुई थी उसके सेमिनल पोइट्री कलेक्शन समर इन कलकत्ता के अंदर 1965 में। वैसे तो क्वेश्चंस के अंदर सारा कुछ क्लियर हो ही जाना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन डांस ऑफ द यूनिक के बारे में पहले जान लेते हैं, इस पोएम के बारे में। इसमें एक्चुअली क्या था, यूनिक्स जो होते हैं यानी किन्नर हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आते हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा होते हुए भी हम लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाते हैं। हम लोग अपनी खुशियों में उनको शामिल करते हैं लेकिन खुद बुलाकर नहीं, वो लोग आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। हम में से एक है लेकिन फिर भी हम उन्हें एक्सेप्ट करके नहीं चलते। उनके बारे में बताया गया है कि वो आते हैं, डांस करते हैं, और जब वो डांस करते हैं उनकी वाइट स्कर्ट जो है राउंड एंड राउंड घूमती है, उनके पास में सिंबल्स होते हैं, झांझ जिसको बोलते हैं ना, प्लेट जैसे होता है बजाने का, मतलब प्लेट की तरह दो प्लेट होती है जैसे दोनों हाथ के अंदर, और वैसे बजाई जाती है। आपने जैसे भजन कीर्तन वगैरह में भी देखा होगा, झांझ बोलते हैं इनको। तो उनके बारे में बताया है कैसे वो दिखाई देते हैं, वो डांस करते हैं, मतलब तब तक डांस करते रहते हैं जब तक कि वो ब्लीड ना हो जाए, अपने आप को मतलब हार्म कर लेते हैं डांस करते करते भी, इतना दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं। लेकिन उनकी खुद की जिंदगी जो है ना, वो बिल्कुल एकदम, ये समझ लीजिए एकदम डिस्पेयर में, मेलंकली के अंदर, आइसोलेशन में ही बीतती है। उनकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ जो है वो मुश्किल से ही आती हैं, नहीं तो नहीं आती। तो ये पोएम है हमारी। अगर आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करनी है तो आपके सामने लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कीजिए, पोएटिक डिवाइसेस जानिए और बहुत कुछ डांस ऑफ यूनिक के बारे में जान लीजिए। लेकिन यहाँ तो हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑथर कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप किसी वर्क को करते हैं उसके राइटर को, उसके पब्लिकेशन को जरूर याद कर लिया कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो राइटर कौन है द डांस ऑफ द यूनिक की? कमला दास, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन विच कलेक्शन वाज द डांस ऑफ द यूनिक फर्स्ट पब्लिश्ड? तो आपने शुरुआत में ही देख लिया होगा, समर इन कलकत्ता, ये इनका कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, समर इन कलकत्ता। इसी से इनको रिकॉग्निशन मिली थी इंग्लिश पोइट्री के अंदर, कमला दास को, ये भी याद रखिएगा, इंग्लिश पोइट्री के अंदर रिकॉग्निशन इनको समर इन कलकत्ता से ही मिली थी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द डांस ऑफ द यूनिक? डांस ऑफ द यूनिक का सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम एक्चुअली यहाँ पर ना तो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है, ना नेचर्स ब्यूटी है, ना ही रोमांटिक लव है। जो यहाँ मेन सेंट्रल थीम है वो है मार्जिनलाइजेशन एंड सफरिंग्स। आगे बढ़ते हैं। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द रिपीटेशन ऑफ जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग? यहाँ आपको एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगी, आप वीडियो वॉच जरूर करना, कमला दास की इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला जरूर वॉच करना, क्योंकि वहां पर मैंने साथ के साथ बताया है आपको। और अगर आपने वो वॉच किया है उसके बाद आप कर रहे हैं इस एमसीक्यूज को, इस वाले वीडियो को देख रहे हैं, इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मानिए आपका एक भी गलत नहीं होगा, इस चीज की मेरी गारंटी है, अगर आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है तो। हाँ जी, जिन्होंने देखा है वो देखते पहचान गए होंगे, ये एपिजुक्सिस है, ओके। वहां मैंने बताया भी है एपिजुक्सिस क्या होता है, प्लीज जरूर वॉच करना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द फियरी गुलमोहर सिंबलाइज इन द पोएम? अरे वाह, वही क्वेश्चंस आ गए जो हमने उस वीडियो के अंदर भी कवर अप किए हैं। यानी जब मैंने पोएम को पढ़ाया है ना, वहां एक एक चीज को जब मैंने समझाया है तो क्वेश्चंस वो के वही हैं, ये तो सारे ही। वेरी गुड, देखते ही पहचाने हो गए आप तो। फियरी गुलमोहर किस चीज का है? पेशेंट एंड सफरिंग का सिंबलाइज करता है ना। आगे बढ़िए। हाउ आर द यूनिक्स डिस्क्राइब्ड फिजिकली इन द पोएम? कैसे दिखाई दे रहे हैं यूनिक इस पोएम के अंदर? फिजिकली कैसे दिखाई दे रहे हैं? वो दिखाई दे रहे हैं थिन एंड ड्राई। कैसे हैं? पतले, सूखे हुए, यानी बिल्कुल एकदम हार्ड मांस जो है उनका, जो मांस हार्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम कमजोर, पतले। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? टोन को भी मैंने डिस्कस किया था, तो लिंक पर क्लिक कर लीजिए, लिंक डाल रखा है मैंने, लिंक पर क्लिक करिए और वॉच कर लीजिए वीडियो। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वहाँ आपकी तैयारी हो जाएगी, यानी वहाँ तो लर्न कर लोगे और यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। उस वाले वीडियो के अंदर याद करके और यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए इस वीडियो में। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? टोन आपको समझ में आ जाएगी, उसको देखिए आए तो अगर वीडियो को, बिल्कुल मेलंक्लिक एंड रिफ्लेक्टिव। कैसी है? मेलंक्लिक है और रिफ्लेक्टिव है। व्हाट इज द रोल ऑफ द नेचर इन द पोएम?
नेचर का क्या रोल है? तो नेचर का यहाँ पे रोल रहा है कि वो यूनिक की सफरिंग को एक तरह से देख रही है, नेचर भी, प्रकृति भी देख रही है। क्योंकि मैंने वहाँ जब पोएम को पढ़ाया है तो वहाँ बताया है कि ट्री के ऊपर क्रो बैठे हैं और वो भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं। तो क्या है रोल नेचर का? इट मिरर्स द यूनिक्स सफरिंग, है ना। व्हाट डज द मेग्रे रेन सिंबलाइज? मेघ भी बोलते हैं, मेग्रे भी बोलते हैं, इसका मतलब बहुत कम, ना के बराबर। रेन सिंबलाइज यानी इसका क्या मतलब है? जो बहुत कम रेन हुई है ना, उसका क्या मतलब, किस चीज को सिंबलाइज करती है? यस, बिल्कुल सही, वो सिंबलाइज करती है इनएडुकेट रिलीफ एंड अनफुलफिल्ड होप। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रही हूँ, मुझे भी मालूम है, लेकिन सच में अभी जब ये क्वेश्चंस कर रही हूँ ना मैं आपके साथ में, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वाकई में वो जो वीडियो है उसके अंदर एक एक लाइन के अंदर एक एक क्वेश्चन हमने किया है, तो वही है सारे क्वेश्चंस। देखिए, व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ द डांस ऑफ द यूनिक? तो ये कैसी है? फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, ना ये सोनेट है, हाइकू है, ना ये बैलेड है, ये क्या है? फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है। What is a significant feature of Kamala Das poetry as seen in the Dance of the Eunuch? Dance of the Eunuch के अंदर किस तरीके की मतलब फीचर देखने को मिलती है, कैसी पोइट्री है ये? एक्चुअली ये बोल्ड एंड कन्फेशनल टोन में लिखी हुई है, कन्फेशनल एंड इंटेंशनली पर्सनल स्टाइल डिस्कस कर चुके हैं। सेम वीडियो जो आपका मैंने बताया लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला, उसमें है, मैंने वहां बताया भी था कि इट मीन्स राइटिंग दैट रिवील्स द राइटर्स प्राइवेट थॉट, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस इन ए वेरी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट वे। ओके, बोल्ड एंड कन्वेंशनल टोन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द फ्रेज हाफ बर्न्ड लॉग, आधी जली लकड़ी, यानी ना तो पूरी लकड़ी है ना ही राख हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिके एंड इनकम्प्लीटनेस, डिके हुई है साथ में इनकम्प्लीटनेस है। ओके, हाउ डू द यूनिक्स अटेम्प्ट टू ब्यूटिफाई देमसेल्व्स इन द पोएम? कैसे करते हैं अपने आप को ब्यूटीफाई? ज्वेलरी वगैरह पहन के, वाइब्रेंट क्लॉथ पहन के, या ग्रीन टैटू लगा के, जैस्मिन के फ्लावर लगा के, या फिर पेंटिंग करते हैं फेस के ऊपर, एलिब्रेट करते हैं पैटर्न को, या फिर अडोर्निंग देमसेल्व्स विद गोल्ड ऑर्नामेंट? तो पोएम को ध्यान से अगर पढ़ा है तो आपने टिक लगा लिया होगा माइंड में अपने आप ही, यस, वो अपने चिक्स पे ग्रीन टैटू बनाते हैं, अपने बालों में जैस्मिन के फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं। What do the eunuchs song primarily focus on? Nature's beauty, stories of king and queen, lovers dying and children left unborn, joyful celebration of life. क्या होता है उनके सॉन्ग्स के अंदर? एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो? यस, वो फोकस कर रहे हैं लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर वाकई में कुछ नहीं है, ना कोई प्यार करने वाला है, ना उनकी ज़िंदगी में बच्चे हैं, क्योंकि वो यूनिक है, ना मैन है ना विमेन है, वो इन दोनों से अलग हैं, अर्धनारीश्वर जिनको बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट रोल डू द एंकलेट्स एंड सिंबल्स प्ले इन द पोएम? क्या रोल प्ले कर रहे हैं? जो झांझ है वो और जो पायल है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? एक्चुअली वो एक बहुत ही मोनोटोनस साउंड जो है उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी दे क्रिएट ए फेस्टिव येट मोनोटोनस साउंड, बिल्कुल मोनोटोनस साउंड है। व्हाट डज द साइलेंस ऑफ द क्रो सिग्निफाई इन द पोएम? कि क्या चीज सिग्निफाई करती है कि क्रो जो साइलेंस में बैठा है, देख रहा है उनको यूनिक्स को, क्या चीज ये बता रहा है? एन अननेचुरल स्टिलनेस रिफ्लेक्टिंग टेंशन, अननेचुरल स्टिलनेस है, हाँ, कि वो भी देख रहा है कि यूनक जो है उनकी जिंदगी में, खुद की जिंदगी के अंदर कोई भी खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों की खुशियों को बढ़ाने के लिए, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए देखिए कैसे नाच रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चिल्ड्रंस रिएक्शंस टू द यूनिक्स इन द पोएम? तो बच्चों का क्या रिएक्शन है? देयर स्टिलनेस रिफ्लेक्ट, वो चुपचाप जो बैठे हैं ना, अपनी आंखों को ऐसे खोल खोल के देख रहे हैं, उसके अंदर एक्चुअली एक मिक्स सा इमोशन आता है, फैसिनेशन भी है और फियर भी है, देखकर उनको अच्छा भी लग रहा है डांस को और वो डर भी रहे हैं, है ना। आगे देखिए। What is the primary metaphor for the eunuch's lives in the poem? सबसे पहले शुरुआत में कौन सा मेटाफर यूज हुआ है यूनिक की लाइफ के बारे में अगर बात की जाती है, तो उनकी जिंदगी के बारे में अगर बात की जाती है तो कौन सा मेटाफर यूज हुआ है? उन्हें क्या कहा है? हाफ बर्न्ड लॉग्स, आधी जली हुई लकड़ी। Which tone does the phrase vacant ecstasy in the poem? कौन सी टोन है? वेरी गुड, टोन है hollow and despairing, उदासी से भरी हुई टोन है। आगे, what does the eunuch's dance symbolize in the poem? जो यूनिक का जो डांस है क्या सिंबलाइज करता है इस पोएम के अंदर? सॉरी, अ प्ली फॉर रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस, वो यही चाहते हैं कि उन्हें भी एक्सेप्ट किया जाए, उन्हें भी पहचाना जाए, वो जो दर्द है ना वो यहाँ पर नजर आता है।
आगे देखिए, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी इज यूज टू डिस्क्राइब द यूनिक्स परफॉर्मेंस। कौन सी इमेजरी यहाँ यूज हुई है, यानी कौन सी इमेज बनती है आपके सामने, क्या चीज है ये, विजुअल एंड ऑडिटरी है। क्या है, कैसी परफॉर्मेंस है, विजुअल एंड ऑडिटरी। क्योंकि बात करी जाती है ना कि वो नाच रहे हैं तो गोल गोल उनकी स्कर्ट घूम रही है, फिर उनकी चोटी घूम रही है, मतलब ये चीजें विजुअल एंड ऑडिटरी दिखाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द ड्यूअलिटी इन द यूनिक्स एग्जिस्टेंस एज डिपिक्टेड इन द पोएम। क्या बताती है, आउटवर्ड वाइब्रेंसी वर्सेस इनर डिस्पेयर, कि बाहर से देखिए कितने वाइब्रेंट है वो, बाहर से बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, उदासी है। तो ये चीज हमें नजर आती है। What does the thunderstorm toward the end of the poem signify? जो पोएम के एंड में थंडरस्टॉर्म बताया है ना, वो किस चीज को सिग्निफाई करता है? यस, वो सिग्निफाई करता है क्लाइमैक्स को, कि उनका पेन, उनका टेंशन जो है वो कितना ज्यादा है, वो कितने ज्यादा पेन में है, उनकी जिंदगी कितनी खाली है, कितने अकेले हैं वो, ना कोई प्यार करने वाला है, ना आगे उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाने वाला है, उनकी जिंदगी में घर परिवार प्यार बच्चे कुछ भी नहीं है। तो द क्लाइमैक्स ऑफ देयर पेन एंड टेंशन सिग्निफाई करती है। ओके, व्हाट डज द मेग रेन फेल टू अचीव इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम। ये जो मेग रेन है वो इसके अंदर क्या बता रही है, इस पोएम के अंदर क्या चीज है ये, एक्चुअली ये यूनिक्स जो है ना उनके डिस्पेयर के लिए, सूदिंग द यूनिक्स डिस्पेयर, यूनिक का जो उदासी है उसके लिए बताई गई है। थोड़ी सी जो बरसात होती है, क्योंकि बरसात जो है ना वो उम्मीद जताती है, आस जताती है, लेकिन यूनिक्स की तो उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। हाउ डज कमला दास हाईलाइट द यूनिक्स एलिनेशन इन द पोएम। कैसे हाईलाइट करते हैं कमला दास? कमला दास हाईलाइट करती हैं बाय एम्फेसाइजिंग देयर अटेम्प्ट्स टू एंटरटेन डिस्पाइट रिजेक्शन, कि कितने रिजेक्टेड हैं ये लोग, सोसाइटी के अंदर लोग इनको स्वीकार नहीं करते, अपने बराबर बिठा के खाना नहीं खिलाते भाई, अपने बराबर बिठा के हाथ मिलाकर बात नहीं करते, गले लगाकर हालचाल नहीं पूछते। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है कि देखिए सोसाइटी के लोग उनको एक्सेप्ट भी नहीं करके चलते, सोसाइटी का हिस्सा भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो लोग एंटरटेन करने के लिए आते हैं, फिर भी वो हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आते हैं। आगे देखिए, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स डज कमला दास इनवाइट फ्रॉम द रीडर थ्रू द पोएम। किस तरीके का रिस्पॉन्स चाहती है कमला दास रीडर से, क्या चाहती है? वो चाहती है कि सिंपैथी भी मिले और एम्पैथी भी मिले। ये जो लोग हैं ना जिन्हें मार्जिनलाइज किया गया है, उन्हें सहानुभूति भी मिले, और जो हम अपने लिए अनुभव करते हैं ना वैसा का वैसा ही उनके लिए भी अनुभव करें, है ना। तो सिंपैथी एंड एम्पैथी बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, अपनी वोकैबुलरी में नोट कर लेना। What does the oppressive heat in the poem symbolize? ये जो oppressive heat है ये किस चीज को सिंबलाइज करती है? एक्चुअली ये टेंशन और डिस्कम्फर्ट को बताती है। जो यूनिक की जिंदगी के अंदर जो टेंशन है, जो डिस्कम्फर्ट है, उसको बताती है ऑप्रेसिव हीट, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर आराम है ही नहीं। अगर आराम की बात होती ना तो ठंडी छांव का जिक्र होता, बरसात का जिक्र होता, हरियाली का जिक्र होता, लेकिन यहाँ किस चीज का जिक्र हुआ? हॉट, टू हॉट, है ना। आगे देखिए, व्हाट डज द पोएम्स टाइटल द डांस ऑफ द यूनिक सिग्निफाई। द डांस ऑफ द यूनिक क्या सिग्निफाई करता है, क्या चीज बता रहा है? कोई सेलिब्रेशन थोड़ी ना बता रहा है, ये एक्चुअली एक मेटाफर है। किस चीज के लिए? सोसाइटल मार्जिनलाइजेशन के लिए। कितना मतलब सोसाइटी के अंदर कितना मार्जिन लेके चलते हैं ना लोग, हम अलग है वो अलग है, इस तरीके से। Which tree is prominently mentioned in the poem as part of the setting? इस पोएम के अंदर कौन से ट्री का जिक्र हुआ है? सेटिंग के लिए कौन सा पेड़ है जिसका जिक्र हुआ है? तो अगर आपने मेरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा है, लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से आपने सुना है, तो आपको ध्यान आ गया होगा, गुलमोहर है। आगे चलते हैं। What is the emotional effect of the phrase thunder came and lightning? कैसा इमोशनल इफेक्ट आता है इस फ्रेज को देख के, थंडर केम एंड लाइटनिंग? तो आता है कि ड्रामेटिक क्लाइमैक्स का टेंशन का आ गया, कि मतलब पता नहीं अब क्या होगा, एकदम से मतलब बहुत जोर से तूफान आने वाला है, बिजली कड़क रही है, तो एकदम से ये रिफ्लेक्ट करता है ड्रामेटिक क्लाइमैक्स को, टेंशन की। विच लिटरेरी मोमेंट इज कमला दास ऑफन एसोसिएट विद? कौन सी लिटरेरी मोमेंट है जिसके साथ में कमला दास को एसोसिएट किया जाता है? तो कैसी है, किसकी बात की जाती है? कन्फेशनल पोइट्री। किसकी? और ये जो पोइट्री है ना, ये भी कन्फेशनल पोइट्री ही है। मतलब एक ऐसी पोइट्री
जिसके अंदर रिवील किए करता है एक राइटर अपनी प्राइवेट थॉट को, इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को इन अ वेरी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट वे, दैट इज कॉल्ड कन्फेशनल पोइट्री। और कभी इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ना, जब आपको डिटेल से समझाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फेशनल पोइट्री। बट एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आप समझना चाहें तो इसको आप इस तरीके से बता सकते हैं, कन्फेशनल जो पोइट्री होती है ना, इट मीन्स राइटिंग दैट रिवील्स द राइटर्स प्राइवेट थॉट, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस इन अ वेरी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट वे। ओके, तो देखिए हाउ डज कमला दास यूज ऑडिटरी इमेजरी इन द पोएम, किस तरह से यूज करती हैं वो बाय डिस्क्राइब द साउंड ऑफ एंकलेट एंड सिंबल्स, इसको भी यूज करती है। बाय डिटेलिंग द नॉइज ऑफ रेन एंड थंडर को भी यूज करती है। थ्रू द हार्शनेस ऑफ द यूनिक्स वॉइस को भी यूज करती है। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डज द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड जिंगलिंग रिप्रेजेंट इन द पोएम, क्या चीज, ये जो वर्ड रिपीट हो रहा है ना, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जिंगलिंग, ये रिपीट करता है मोनोटोनी एंड साइक्लिकल नेचर ऑफ देयर सफरिंग। साइक्लिकल नेचर ऑफ देयर सफरिंग और मोनोटोनी क्यों कहा है? क्योंकि उनकी जिंदगी की जो ये सफरिंग है ना, जो ये दुख है ना, साइक्लिकल है। ये एक जनरेशन पे ही खत्म नहीं हो जाते, जनरेशन तो आप कह ही नहीं सकते, यानी ये खत्म नहीं हो जाते, इनकी जिंदगी में चलते रहते हैं ये, और मोनोटोनी है। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेलंकली सॉन्ग्स संग बाय द यूनिक्स? सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि वो रिवील करते हैं अपने इनर सोरो को एंड फुलफिल्ड डिजायर्स को। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट डज कमला दास यूज ऑफ डस्ट इन एटिक्स एंड द यूरिन ऑफ लिजार्ड इवोक? कमला दास ने जो यूज किया ना, डस्ट इन एटिक, अटारी जो होती है उनके ऊपर धूल है, तो वो बारिश से हटी है, हल्की सी बारिश हुई है, बस उससे इतना ही हुआ है। ये चीज क्या चीज, मतलब क्या बताता है? ये कोई ऐसा तो है नहीं ब्यूटी बता रहा है, ये किस चीज को बता रहा है? डिके और डिजोलेशन को बता रहा है, डिके एंड डिजोलेशन को बता रहा है। व्हाई डज कमला दास फोकस ऑन द यूनिक्स इन दिस पोएम? क्यों कमला दास फोकस कर रही है यूनिक के ऊपर इस पोएम के अंदर? वो हाईलाइट करना चाहती है मार्जिनलाइजेशन को और यूनिक्स के स्ट्रगल को। ओके, टू हाईलाइट देयर मार्जिनलाइजेशन एंड स्ट्रगल्स। व्हाट रोल डू द ग्रीन टैटूज, ग्रीन टैटू का रोल, यूनिक के जो चिक्स के ऊपर ग्रीन टैटू है, किस चीज का रोल प्ले कर रहे हैं? वो रोल प्ले कर रहे हैं, दे सिग्निफाई देयर इंडिविजुअलिटी एंड अटेम्प्ट्स एट ब्यूटिफिकेशन, है ना? वो जो सिग्निफाई करता है इंडिविजुअलिटी को, किस तरह से वो अपने को ब्यूटीफाई करते हैं। आगे देखिए, व्हाट डज द फेयरी गुलमोहर ट्री सिंबलाइज इन द पोएम? ये जो फेयरी गुलमोहर है ना, जलता हुआ गुलमोहर, यानी जल रहा है वो एकदम जैसे कि आग से जल रहा हो उस तरीके से, किस चीज को सिग्निफाई करता है? ये एक्चुअली सिग्निफाई करता है बर्निंग स्ट्रगल को, यूनिक की जिंदगी के अंदर जो स्ट्रगल्स हैं उनको। विच फ्रेज कैप्चर द यूनिक्स इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग देयर परफॉर्मेंस? क्या चीज है जिससे पता चलता है कि क्या चीज है ऐसी, कि कौन सी फ्रेज है जो ये बताती है कि यूनिक का जो इमोशंस है, इमोशनल जो स्टेट है, वो यहाँ पे नजर आ रही है? वैकेंट एक्सटेसी। क्या है? वैकेंट एक्सटेसी। व्हाट टाइप ऑफ रेन इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? तो कैसी रेन का जिक्र हुआ? बिल्कुल, मेघ एंड अनसेटिस्फाइड। What aspect of the eunuch's lives does the metaphor of half burnt log highlight? ये जो metaphor यूज हुआ ना, half burnt log, किस चीज को हाईलाइट कर रहा है? ये हाईलाइट कर रहा है उनकी अनफुलफिल्ड एग्जिस्टेंस को, उनके सोसाइटल रिजेक्शन को। ये आधी जली हुई लकड़ी, ना तो पूरी जली है और ना ही पूरी तरह से सही है। अंडर वट पेन नेम डिड कमला दास राइट इन मलयालम? मलयालम में उन्होंने कौन से पेन नेम से लिखा? तो उन्होंने लिखा है माधवी कुटी नेम से। किस नेम से लिखा है? माधवी कुटी। आगे देखिए, व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज डिड कमला दास अंडरगो इन 1999? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1999 के अंदर उनकी जिंदगी के अंदर, कमला दास की जिंदगी के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आया था। तो क्या चेंज आया था? एक्चुअली उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। शी कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड चेंज हर नेम टू कमला सुरैया। उन्होंने इस्लाम अपना लिया था और उनका नाम अब कमला दास से कमला सुरैया हो गया था। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट कह सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरी नहीं है, और भी शायद बनाने वाला और भी कुछ बना सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अलग और क्वेश्चन कहीं से बन नहीं सकते इस वर्क से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड डज कमला दास नॉट रिसीव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम? कमला दास ने इनमें से कौन सा ऐसा अवार्ड है जो नहीं लिया?
कमला दास ने इनमें से कौन सा नहीं लिया? इस नोट को जरूर देखना आप, कौन सा नहीं लिया है अवार्ड। तो भाई साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला हुआ है, ठीक है। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी उनको मिला है। अच्छा, ये एजुथाचन जो है ये पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है। नोबेल प्राइज की अगर बात करें ना, तो नोबेल प्राइज के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन नोबेल प्राइज इनको मिला नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज इनको मिला नहीं था, शॉर्ट लिस्ट जरूर हुई थी ये, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को अब जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।